लास्की के बहुलवादी विचारों को देखने के बाद आज हम चर्चा करेंगे उसकी एक अन्य धारणा पर, और वो है उसकी अधिकार विषयक धारणा। इस विषय में लास्की ने अपने विभिन्न ग्रंथों में बड़ा व्यापक और विशद विवेचन किया है। अधिकार उदारवादी चिंतन का महत्वपूर्ण अंग रहे हैं, आप जानते हैं। व्यक्तिवादियों ने सबसे ज्यादा जोर व्यक्ति के अधिकारों पर दिया है, और लास्की का चिंतन भी प्रारंभ में व्यक्तिवादी था। वो एक व्यक्तिवादी के रूप में शुरुआत करता है, और यही वजह है कि अधिकारों पर उसके द्वारा बहुत व्यापक चर्चा की गई है। लेकिन उसके अधिकार के संबंध में जो विचार हैं वो व्यक्तिवादी विचारधारा से तो प्रेरित है ही, साथ ही वो समाजवादी विचारधारा से भी अनुप्रेरित है। यानी उसके अधिकारों की धारणा में हमें व्यक्तिवाद और समाजवाद का समन्वय दिखाई देता है। व्यक्तिवाद सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के अधिकारों पर जोर देता है, वो व्यक्ति केंद्रित धारणा है, जबकि समाजवाद समाज केंद्रित धारणा है। समाजवाद अधिकार के ऐसे रूप की सिफारिश करता है जिसके अंतर्गत संपूर्ण समाज को उसके अधिकार प्राप्त हो सके, समाज में रहने वाले सभी लोगों को उनके अधिकार प्राप्त हो सके। तो व्यक्तिवाद आणविक धारणा पर आधारित है, व्यक्ति को केंद्र में रखकर अधिकारों की बात करता है, सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति की बात करता है, जबकि समाजवाद समाज के अधिकारों की बात करता है। तो लास्की की जो अधिकार की धारणा है उसमें व्यक्तिवाद का तत्व भी है और समाजवाद का तत्व भी है। यानी वो व्यक्ति के अधिकारों की बात तो करता है, लेकिन उसकी धारणा व्यक्ति केंद्रित नहीं है। वो एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के अधिकारों की बात नहीं करता, बल्कि समाज में सभी व्यक्तियों के अधिकारों की बात करता है। इस लिहाज से इन दो विचारधाराओं का समन्वय उसके चिंतन में, अधिकार संबंधी चिंतन में दिखाई देता है। अधिकारों को वो इतना ज्यादा महत्व देता है कि वो कहता है कि एक अच्छे राज्य की पहचान ही इस बात से होती है कि वो अपने नागरिकों को कितने अधिकार प्रदान करता है और किस रूप में प्रदान करता है। क्या सैद्धांतिक रूप में सिर्फ अधिकारों की घोषणा करता है या व्यवहार में भी उनकी क्रियान्विति सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को, सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व विकास के अवसर उपलब्ध हों, ऐसा वो सुनिश्चित भी करता है या सिर्फ कानून बनाकर उनकी घोषणा करता है। तो हम राज्य का मूल्यांकन किस आधार पर कर सकते हैं? लास्की कहता है अधिकारों के आधार पर कर सकते हैं। वो ये भी कहता है कि राज्य अपने नागरिकों से अपने प्रति भक्ति की अपेक्षा तभी कर सकता है, हर राज्य की अपेक्षा होती है ना कि उसके नागरिक उसके प्रति भक्ति रखें, किसी और राज्य के प्रति या किसी और संगठन या संस्था के प्रति भक्ति भाव ना रखें। तो राज्य व्यक्ति से भक्ति की अपेक्षा रखता है, लेकिन लास्की कहता है कि ये भक्ति तभी अपेक्षित है जब राज्य स्वयं लोकहित के निमित्त जनता के हित में जनता को कल्याणकारी परिस्थितियां उपलब्ध कराए। अधिकारों को परिभाषित करते हुए लास्की ने क्या कहा कि अधिकार सामाजिक जीवन की परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में
सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। जैसा कि सभी विचारक जो अधिकारों की धारणा में विश्वास रखते हैं, उनकी मान्यता है कि अधिकार समाज के द्वारा स्वीकृत परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए, उसके वजूद के लिए जरूरी है, जिनके बिना व्यक्ति के रूप में गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकता। तो ये परिस्थितियां अधिकार हैं जो समाज द्वारा मान्य होती हैं, लेकिन अंत में उन्हें वैधानिक मान्यता राज्य के द्वारा प्रदान की जाती है। अधिकार के विषय में लास्की ने जो विचार व्यक्त किए, उन विचारों को हम कुछ बिंदुओं में समेट सकते हैं। जैसे लास्की की दृष्टि में अधिकारों का स्वरूप कैसा है। लास्की भी उदारवादियों की तरह ये मानता है कि अधिकार प्राकृतिक है। अधिकार प्राकृतिक हैं, ये कहने का मतलब उसका ये है कि अधिकार व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है। पहली चीज, वो उसके व्यक्तित्व के साथ जुड़े हुए हैं, उसके बिना उसका जीवन संभव नहीं है। और दूसरे, राज्य से पहले भी अधिकारों का वजूद था, जैसा कि लॉक ने माना। लॉक ने जिस प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की अपने संविदावादी सिद्धांत के अंतर्गत, उसमें उसने क्या माना कि राज्य बनने से पहले भी लोग महत्वपूर्ण प्राकृतिक अधिकारों का उपभोग करते थे। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जैसे अधिकार उसमें महत्वपूर्ण। तो लास्की भी ये मानता है कि अधिकार राज्य से पहले है, यानी राज्य अधिकारों का जन्मदाता नहीं है, उनका निर्माण करने वाला नहीं है, बल्कि राज्य तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें वैधानिक मान्यता प्रदान करता है। अगर राज्य वैधानिक मान्यता ना दे अधिकारों को, तो भी अधिकार रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि अधिकार तो स्वाभाविक है व्यक्ति के लिए। वो कुछ समय भी अपना जीवन नहीं जी सकता अगर उसे वो परिस्थितियां उपलब्ध ना हो जो जीवन जीने के लिए जरूरी है। तो इस लिहाज से अधिकार राज्य के मोहताज नहीं है। व्यक्ति को उसके अधिकार स्वाभाविक रूप में प्राप्त हैं, वो उसके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। हाँ, ये बात जरूर है कि राज्य उनको वैधानिक मान्यता देकर उनकी सुरक्षा की गारंटी एक हद तक देता है। अगर किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो राज्य से डिमांड कर सकता है कि राज्य उसके अधिकारों की सुरक्षा कर सके। अधिकारों के संबंध में राज्य का रोल इतना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अधिकार का प्रदाता राज्य है या राज्य उसका निर्माण करता है। राज्य उसका निर्माण नहीं करता, बल्कि अधिकार व्यक्ति के लिए स्वाभाविक हैं, प्राकृतिक हैं। राज्य से पहले भी, राज्य के बिना भी उनका वजूद रहा है। दूसरे, लास्की ये मानता है कि जिन अधिकारों की बात हम करते हैं, व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां, वो अधिकार सिर्फ व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए कल्याणकारी है। संपूर्ण समाज का विकास तभी संभव हो सकता है जब हर व्यक्ति इस बात को समझे कि मेरे अधिकारों के साथ साथ, मेरे कल्याण के साथ साथ, मेरे हित के साथ साथ समाज के अन्य लोगों के हितों का भी महत्व है। समाज के अन्य लोगों का भी कल्याण होना चाहिए, क्योंकि अंततः व्यक्ति
समाज का अंग है, समाज की इकाई है। समाज में अगर सभी लोगों को अधिकार उपलब्ध नहीं होते हैं, कुछ लोगों को अधिकार उपलब्ध होते हैं, तो वो अधिकार वास्तव में है ही नहीं। वो विशेषाधिकार हैं, कुछ लोगों के अधिकार हैं जो शक्ति के आधार पर अपनी स्वतंत्रता का, अपने अधिकारों का उपभोग करते। तो यहाँ पर लास्की के विचार समाजवादी दिखाई देते हैं, क्योंकि समाजवादियों के समान ही उसने भी व्यक्ति के अधिकारों के साथ साथ समाज के अधिकारों पर जोर दिया। यानी अधिकारों के साथ समाज कल्याण का भाव जुड़ा हुआ है, व्यक्ति विशेष के कल्याण का भाव नहीं जुड़ा हुआ है, जैसा कि उदारवादियों के चिंतन में, व्यक्तिवादियों के चिंतन में देखने को मिलता है। उदारवादी एटॉमिक रूप में एक व्यक्ति के अधिकार को महत्व देते हैं, लेकिन लास्की व्यक्ति के अधिकारों के साथ समाज के अधिकारों को भी महत्व देता है। समाज में हर व्यक्ति को उसके अधिकार मिलने चाहिए, तभी अधिकार कल्याणकारी हो सकते हैं। तो समाज कल्याणकारी विचार हैं लास्की के अधिकार संबंधी विचार। अपने अधिकारों की धारणा में उसने कई सारे अधिकारों की चर्चा की है। हालांकि वो कहता है कि अधिकारों की कोई स्थायी सूची नहीं बनाई जा सकती कि व्यक्ति के जीवन के लिए ये परिस्थितियां ही आवश्यक। बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती हैं और ये परिस्थितियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं, वो सब उसके अधिकार हैं। जैसे एक समय था जब व्यक्ति ये चाहता था कि उसके भोजन, वस्त्र और आवास की सुविधा मुहैया हो जाए, उसके अधिकारों की पूर्ति हो जाएगी। उसको अपनी बात कहने का अधिकार मिल जाए, उसके अधिकारों की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, व्यक्ति की आवश्यकताएं बदली, आकांक्षाएं बदली, वैसे वैसे अधिकारों की सूची में भी नए नए अधिकार, नई नई परिस्थितियां शामिल होती गई। और आज के सूचना प्रौद्योगिकी के युग में हम क्या सुन रहे हैं कि निर्बाध नेट सुविधा, इंटरनेट की सुविधा प्राप्त करने का अधिकार भी व्यक्ति का अधिकार है, क्योंकि इसके बिना आज के समय में व्यक्ति का गरिमापूर्ण क्रियाशील जीवन संभव नहीं है। तो अधिकारों की सूची में समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। लास्की इस बात को स्वीकार करता है। फिर भी वो कहता है कि व्यक्तित्व विकास के लिए कुछ परिस्थितियां मूलभूत होती हैं और इन मूलभूत परिस्थितियों को उसने अधिकारों की संज्ञा दी है। अधिकारों की जो सूची उसने पेश की है, जिन अधिकारों की चर्चा उसने की है, उसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बेसिक अधिकार है, महत्वपूर्ण अधिकार है, और साथ ही सरकार की आलोचना करने के अधिकार को भी वो महत्वपूर्ण अधिकार की संज्ञा देता है। इसके अलावा वो कहता है कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने और संघ बनाने का अधिकार लोकतंत्र में खास तौर से लोगों को मिलना चाहिए। कि अगर वो सरकार की किसी बात से संतुष्ट नहीं है, किसी कानून में उन्हें खामी नजर आती है, कोई आदेश उन्हें कल्याणकारी नहीं लगता है, तो उसके विरोध में वो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं और अपने हितों की पूर्ति के लिए किसी नए संघ का निर्माण कर सकते हैं। वो संपत्ति के अधिकार की बात भी करता है, जिस पर हम आगे विस्तार में चर्चा करेंगे। उसके कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों के विषय में पृथक से प्रश्न पूछा जाता है, तो इस पर
अगली क्लास में हमारी चर्चा होगी। तो संपत्ति के अधिकार को भी वो अधिकारों की सूची में शामिल करता है। इसके साथ साथ वो कहता है कि हर व्यक्ति को जीवित रहने के लिए जीविका अर्जन करने का अधिकार मिलना चाहिए, और जीविका अर्जन करते समय ये अधिकार भी मिलना चाहिए कि उसे पर्याप्त वेतन मिले, इतना पारिश्रमिक मिले कि वो एक गरिमापूर्ण जीवन जी सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे श्रम ज्यादा लिया जाए, श्रम के अनुसार पारिश्रमिक न मिले, या इतना वेतन न मिले जिसमें उसका निर्वाह हो सके। इसीलिए न्यूनतम वेतन निर्धारण की बात आई कि न्यूनतम वेतन डिसाइड किया जाना चाहिए कि इससे कम वेतन किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम के लिए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इससे कम वेतन मिलने पर व्यक्ति अपना जीवन नहीं जी सकता, अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर सकता। शिक्षा के अधिकार को भी वो महत्वपूर्ण अधिकार बताता है। कार्य के उचित घंटे का अधिकार भी वो अधिकारों की सूची में शामिल करता है। यहाँ पर भी समाजवादी विचारों का प्रभाव है उसके चिंतन पर, क्योंकि समाजवादी विचारधारा में ही इस बात को, इस डिमांड को उठाया गया कि श्रमिकों से काम ज्यादा समय तक लिया जाता है पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत, और उस समय के, उस श्रम के मुताबिक उन्हें पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। तो इसलिए ये तय होना चाहिए कि एक व्यक्ति एक दिन में कितने घंटे काम कर सकता है। जैसे भारत में 8 घंटे का कार्य का नियम लागू है। एक व्यक्ति एक दिन में मैक्सिमम 8 घंटे कार्य कर सकता है, उसे 8 घंटे कार्य लेना चाहिए। इससे ज्यादा समय अगर काम लिया जाता है तो उसे अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। लास्की ये कहता है कि राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। इसके लिए उसे वोट देने का अधिकार और खुद निर्वाचित होने का अधिकार मिलना चाहिए। इसके साथ साथ वो न्यायिक संरक्षण के अधिकार को भी महत्वपूर्ण अधिकार मानता है, जिसका मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो न्यायपालिका की शरण में जा सकता है, और न्यायपालिका उसे उसके अधिकारों की रक्षा की गारंटी देगी। इन अधिकारों की सूची को देने के बाद लास्की ने ये प्रतिपादित किया है कि अधिकारों की जो रक्षा होती है वो संवैधानिक प्रावधानों से ज्यादा स्वस्थ परंपराओं और आदतों के विकास से संभव होती है। इसका मतलब ये है कि अगर संविधान के द्वारा कुछ अधिकार लोगों को प्रदान कर दिए जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को वो अधिकार मिल जाएंगे। व्यवहार में कई बार हम ये स्थिति देखते हैं, अपने देश में भी देखते हैं कि संविधान ने बहुत सारे अधिकार, कई सारे मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए, कई सारे कानूनी अधिकार हमारे पास हैं, लेकिन व्यवहार में हम उनका उपभोग नहीं कर पाते। तो इसी बात को इंगित करते हुए लास्की ये कहता है कि अधिकारों की रक्षा के लिए ज्यादा जरूरी है कि समाज में स्वस्थ परंपराओं का विकास हो, लोगों के भीतर स्वस्थ आदतों का विकास हो। इसका मतलब ये है कि लोग अधिकारों के महत्व को समझें और अपने अधिकारों की रक्षा के साथ साथ दूसरों के अधिकारों की रक्षा का
महत्व भी समझें, उनकी रक्षा में व्यक्तिगत तौर पर योगदान दें। अधिकारों और कर्तव्यों के पारस्परिकता के भाव को जब तक लोगों द्वारा नहीं समझा जाएगा, उसके अनुसार अपनी आदतों को नहीं ढाला जाएगा, तब तक अधिकारों की उपलब्धि व्यवहार में संभव नहीं है। इसके साथ साथ लास्की ने अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ शर्तें भी बताई हैं कि किन समाजों में अधिकारों की रक्षा हो सकती है। उन समाजों में जहां ये व्यवस्थाएं हों, जहां ये शर्तें पाई जाती हों, जहां ये व्यवस्थाएं स्थापित हों। कौन सी व्यवस्थाएं? सबसे पहले लास्की ये कहता है कि अधिकारों की रक्षा के लिए राजनीतिक सत्ता का स्वरूप विकेंद्रित होना चाहिए। उसने राजनीतिक अधिकारों की बात कही कि हर व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। तो इस अधिकार का प्रयोग व्यक्ति तब कर सकता है जब राजनीतिक सत्ता का स्वरूप विकेंद्रित हो, यानी सत्ता स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को भी प्राप्त हो। ये स्थानीय स्वशासन की इकाइयां कौन सी हैं? हमारे देश में जो पंचायती संस्थाएं हैं, जो लोकल लेवल पर काम करती हैं, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर, उनके द्वारा सत्ता का प्रयोग किया जाना चाहिए। मान्यता क्या है पंचायती राज के पीछे? कि लोकल लेवल पर जो समस्याएं होती हैं, उनको उस क्षेत्र के लोगों के द्वारा ही अच्छी तरह समझा जा सकता है और उनका निदान प्रस्तुत किया जा सकता है। उनके समाधान के लिए कानून बनाए जा सकते हैं इन संस्थाओं के द्वारा ही। इसके लिए केंद्र सरकार या प्रांतीय सरकार को ज्यादा कार्य करने की या ज्यादा दखल देने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में ज्यादा से ज्यादा रुचि लेता है। अब हर व्यक्ति केंद्र सरकार के कार्यों में तो दिलचस्पी नहीं ले सकता, उनकी जानकारी भी नहीं रख सकता, उनमें भागीदारी भी नहीं निभा सकता, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए राजधानी पहुंचना संभव नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति अपनी पंचायत के मामलों में अपनी भागीदारी निभा सकता है, अपने सुझाव दे सकता है। पंचायत के सदस्य के रूप में, ग्राम सभा के सदस्य के रूप में विचार विमर्श कर सकता है और उस विचार विमर्श के आधार पर नीतियों के निर्माण में भागीदारी निभा सकता है। तो स्थानीय संस्थाओं के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए लास्की ने क्या कहा कि व्यक्ति अपने राजनीतिक अधिकारों का समुचित तरीके से प्रयोग कर सके, इसके लिए कौन सी शर्त जरूरी है कि राजनीतिक सत्ता का स्वरूप केंद्रित ना हो बल्कि विकेंद्रित हो। यानी शासन करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार अपने हाथ में ना रखे, बल्कि शासन की विभिन्न इकाइयों के मध्य विभिन्न स्तरों पर उनका वितरण कर सके। तभी व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था में अपनी भागीदारी रुचिकर ढंग से जागरूकता के साथ निभा सकता है। इसके साथ वो ये भी सजेशन देता है, ये भी शर्त रखता है कि अधिकारों की रक्षा के लिए ये भी जरूरी है कि सरकार के साथ ज्यादा से ज्यादा परामर्शदात्री संस्थाएं जुड़े, जो सरकार को विभिन्न कार्यों के विषय में, विभिन्न समस्याओं के विषय में सलाह दे सके। क्योंकि सरकार की पहुंच हर व्यक्ति तक नहीं हो सकती, हर गांव तक नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में व्यक्ति वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था में भागीदार बन सके, इसके लिए जरूरी क्या है कि परामर्शदात्री संस्थाएं बनाई जाए। इन परामर्शदात्री संस्थाओं का सदस्य बनकर व्यक्ति सरकार के साथ जुड़ सकता है, अपनी सलाह दे सकता है, अपनी समस्याएं
बता सकता है। सीधे तौर पर सरकार के लोगों से मिलना व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता, लेकिन अगर उसकी कोई संस्था है, कोई नागरिक संगठन है जो सलाह देने का कार्य सरकार को करती है, तो उस संस्था के माध्यम से वो सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकता है। अगर उसके किसी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है या उसे जीवन जीने में कोई समस्या आ रही है, तो उस समस्या के निदान स्वरूप वो इन संस्थाओं के माध्यम से, सलाहकारी संस्थाओं के माध्यम से सरकार से जुड़ सकता है। ये एक महत्वपूर्ण सजेशन था लास्की का, इस दृष्टि से कि लोग ज्यादा से ज्यादा शासकीय कार्यों में भागीदार बन सके, अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग कर सके और राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों का भी उपभोग कर सके, उनके अन्य अधिकारों की भी रक्षा हो सके। क्योंकि जब कभी भी उनके अधिकारों का उल्लंघन हो, वो अपनी बात इन संस्थाओं के माध्यम से राज्य तक, सरकार तक पहुंचा सकते हैं। अन्यथा सरकार की और नागरिकों की जो आपसी दूरी है वो बढ़ती जाएगी, गैप बढ़ता जाएगा और गैप की स्थिति में सभी व्यक्ति, समाज के सभी लोग अपने अधिकारों का उपभोग नहीं कर सकते। और तीसरी शर्त लास्की ने ये बताई कि अधिकारों की रक्षा के लिए ये भी जरूरी है कि राज्य समाज के अन्य समुदायों की स्वतंत्रता में कोई अनुचित हस्तक्षेप न करे। तब तक उसे समुदायों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कोई समुदाय राज्य को बलपूर्वक समाप्त करने की धमकी न दे। जब ये धमकी किसी समुदाय के माध्यम से मिले, तब राज्य को जरूर हस्तक्षेप करना चाहिए, उसके विरुद्ध बल का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए। लेकिन सामान्य स्थितियों में हर समुदाय को स्वतंत्र रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये समुदाय कोई पृथक समुदाय नहीं है, ये लोगों के समुदाय है। लोग अपनी विभिन्न जरूरतों के हिसाब से इन समुदायों का निर्माण करते हैं और इन समुदायों का सदस्य बनते। इसके साथ साथ अपने अधिकारों की धारणा में एक महत्वपूर्ण विचार लास्की के द्वारा सामने लाया गया, जो उसके अधिकार संबंधी धारणा की एक विशेषता भी है कि अधिकारों की प्राप्ति के लिए ये भी जरूरी है कि व्यक्ति और राज्य के जो संबंध हैं वो पारस्परिकता पर आधारित हो, पारस्परिक कर्तव्य पालन पर आधारित हो। यानी राज्य को भी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और नागरिकों को भी राज्य के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। राज्य का व्यक्ति के प्रति दायित्व क्या है कि वो उन्हें वो परिस्थितियां उपलब्ध कराए, वो सुविधाएं उपलब्ध कराए जिन परिस्थितियों में उनका व्यक्तित्व विकसित हो सके, जो कुछ वो अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया है, उस लक्ष्य तक वो पहुंच सके। इसके लिए राज्य उन्हें आवश्यक परिस्थितियां, आवश्यक दशाएं उपलब्ध कराएं। ये आवश्यक परिस्थितियां ही अधिकार है। यानी अधिकार उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी है, और अगर राज्य अपने इस जिम्मेदारी को नहीं पूरा कर पाता तो उसे इस बात का भी अधिकार नहीं है कि वो अपने प्रति नागरिकों की पूर्ण वफादारी की अपेक्षा रखे। और दूसरी तरफ अगर व्यक्ति ये चाहते हैं राज्य से कि राज्य उन्हें अधिकार उपलब्ध कराए, परिस्थितियां उपलब्ध कराए जीवनोपयोगी, तो उनके लिए भी जरूरी है कि वो राज्य के प्रति भक्ति भाव रखें। यानी दोनों को अपने कर्तव्य ध्यान रखने चाहिए, और दोनों अगर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो दोनों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, राज्य के भी और नागरिकों के भी। साथ ही समाज में जो विभिन्न व्यक्ति हैं उनके लिए भी ये समझना जरूरी है कि एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है, या एक का कर्तव्य दूसरे का अधिकार है।
ये पारस्परिकता का भाव समाज के लोगों के बीच भी होना चाहिए और राज्य और व्यक्ति के मध्य भी होना चाहिए। राज्य भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे, वो लोगों को अधिकार दे, और लोग भी राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, यानी उसके आदेशों का पालन करें, उसके प्रति भक्ति भाव का प्रदर्शन करें। इसी बात को इंगित करते हुए लास्की क्या कहता है कि जो कर्तव्य नहीं पालता वो अधिकारों का उपभोग भी नहीं कर सकता, जैसे जो काम नहीं करता उसे रोटी नहीं मिलनी चाहिए। तो अधिकारों के विषय में इस तरह से लास्की ने विशद विवेचना अपने विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से की। अक्सर एग्जामिनेशन में भी प्रश्न लास्की के अधिकारों की धारणा के विषय में पूछा जाता है, इसलिए इस पर विस्तृत अध्ययन करना आपके लिए अपेक्षित है।